तो आज की जो क्लास है वो क्लास 7th की एनसीईआरटी की जो कि जियोग्राफी की है। इसका जो अगला अध्याय है वो जल के नाम से है। तो इस क्लास पे जल के बारे में बताया जाएगा। जैसे इसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा क्या है और उसकी प्रकृति क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। तो जल जो है पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर उसकी अलग अलग प्रकृति होती है। तो इसमें हम इन सब तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मतलब हम किसी से भी पूछते हैं कि जल क्या है, तो आप भी बोलेंगे कि जल जो कि हमारे नल से आता है, जो कि वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है जल पानी, और जो कि नदियों में होता है वही जल है। हाँ, तो ये तो आंसर सही है, लेकिन कभी ये भी देखा जाता है कि अगर वर्षा होती है तो कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है और दोपहर तक जब सूर्य उगता है तो शाम तक जो है वो पानी सूख जाता है या फिर मानो गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये जो है कोई चमत्कार नहीं होता है कि पानी अपने आप गायब हो जाता है या फिर सूख जाता है। इसका भी जो है कुछ प्राकृतिक नियम है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जल होता है वो सूर्य के ताप के कारण जो है वो वाष्पित हो जाता है। वाष्पित हो जाता है और ऊपर चला जाता है आकाश में। जल वाष्पित होकर बादल के यहाँ चला जाता है और फिर वही जल जब ठंडा हो जाता है तो जब वही जलवाष्प जो होता है ठंडा हो जाता है तो उसमें एक संघनन की क्रिया होती है। उस संघनन की क्रिया से जो है वो जो जल होता है जो कि पृथ्वी से वाष्पित होकर बादलों पर गया है वो जो है बादलों में परिवर्तित हो जाता है। मतलब वही जल जो है बादल बन जाते हैं संघनन की क्रिया के द्वारा। और फिर वही जो है पृथ्वी पर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर या फिर महासागरों में वही जल जो है गिर जाते हैं। तो ये जो है पूरी जो प्रक्रिया होती है वाष्पन की, इस प्रक्रिया के द्वारा जो हमारा जल होता है नदियों का, तो वो जो है वही जल जो है सूर्य के ताप के कारण वाष्पित हो जाता है और वही जो है जल बादलों के संघनन की क्रिया होती है जिससे वो बादलों में तब्दील हो जाता है और फिर वही वर्षा के रूप में ज़मीन पर गिरता है। और तो ये जो प्रक्रिया है इसको पूरा हम जल चक्र कहते हैं। क्योंकि देखो, अगर नदी में मान लो या तालाब में पानी है, जल है, तो उस पर सूर्य का ताप पड़ता है तो वो उसमें जो है जल वाष्पन की क्रिया होती है। वाष्पन की क्रिया द्वारा वो जल फिर वर्षा के रूप में ज़मीन पर गिरता है। तो ज़मीन पर गिरता है, फिर वही जल वाष्पित होता है। तो ये जो चक्र होता है ये चलता रहता है। पहले तो जल महासागरों या फिर नदियों में रहता है, फिर वो वायुमंडल में जाता है, फिर वो महासागरों में आता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र के नाम से हम इस पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है ना, इस पर जो अलवड़ जल है जो कि हम अपनी रोज़ाना की आवश्यकताओं में उपयोग में लाते हैं, जिसे हम अलवड़ जल कहते हैं, जिसमें नमक नहीं होता है। तो जो अलवड़ जल है इसको हम नदी, हिमनद और भूमिगत जल, ये सब जो
स्थलाकृतियाँ हैं, इनसे हमें जो लवण जल प्राप्त होता है, जो कि बहुत इनकी संख्या कम है। हमारी पृथ्वी पर जो लवण जल है, जो कि महासागरों और समुद्रों के रूप में विद्यमान है पृथ्वी पर, इसकी मात्रा बहुत अधिक है। इसलिए जो है पृथ्वी पर पीने योग्य जो पानी है वो बहुत कम है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो जो है उसका 3/4 जो भाग है पूरी तरह से जल से घिरा हुआ है। और वो जो 3/4 भाग है जिसमें कि महासागर और समुद्र आते हैं, वो जो है महासागर और समुद्र आते हैं, उनमें जो जल की मात्रा होती है वो पूरी अलवण जल है, मतलब वो हमारे उपयोग में नहीं आ सकता है। उसमें पूरी तरह से नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है उसमें मौजूद होता है, जो कि हम पी भी नहीं सकते हैं। उसमें जो नमक होता है वो उसी को हम खाते हैं। जो समुद्रों और महासागरों में जो नमक होता है वो पूरी तरह से सोडियम क्लोराइड ही रहता है। तो इस प्रकार जो नमक होता है वो हमारे घरेलू उपयोग में आता है। तो यही कारण है कि पृथ्वी पर इतना अधिक जल होने के कारण भी पृथ्वी के बहुत ऐसी जगहों पर, जैसे कि अफ्रीका में बहुत ऐसी जगहों पर जल की समस्या, जल का कमी जो है देखा जाता है। सूखा पड़, कहीं कहीं तो सूखा पड़ जाता है। तो इस प्रकार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पर लवण जल की मात्रा बहुत कम है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो है देखें तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये चलती रहती है। तो जो अगला जो टॉपिक है वो है महासागरीय परिसंचरण के बारे में। तो महासागरीय जो परिसंचरण है, इसमें हम महासागर के बारे में जानेंगे। जैसे हम कभी जब समुद्री तट पर जाते हैं तो हमें वहाँ की जो मिट्टी होती है वह मिट्टी में नमी रहती है, ठंडी रहती है, और जो है वायु में जो है नमक प्रकार का जो है यानी लवणीय जो है गंध रहता है, और बहुत मतलब एकदम जो है सुहावना सा जो है मौसम हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है जब हम समुद्री तटों पर जाते हैं। लेकिन जो तालाब और झील के जो जल होते हैं, इनके जो है विपरीत देखें तो जो महासागरीय जल है ये गतिमान होता है, ये हमेशा गति करता रहता है। और जो महासागरीय जल है ये कभी भी शांत नहीं होता है। और महासागरों की जो है गति की प्रकृति के बारे में बात करें तो इसमें जो है तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं, ये सब जो है महासागरों की जो है गतियां हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। जैसे तरंगे क्या है? तरंगे किसे कहते हैं? तो जो तरंग होता है, जैसे हम कभी समुद्र तट पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे कि हम कोई तट पर कोई गेंद फेंक देते हैं तो वो जो है गेंद कुछ समय बाद वापस जो है अपनी जगह पर आ जाता है, मतलब वापस जो है तट पर आ जाता है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जो समुद्री जो लहरें होती हैं वो जो है लगातार उठती और गिरती रहती हैं। तो मतलब कुछ समय के लिए वो लहरें जो होती हैं उठेंगी और नीचे गिरेंगी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इन्हीं को हम तरंगे कहते हैं, महासागरीय तरंगे कहते हैं, लगातार उठने और गिरने की प्रक्रिया को। और जब महासागरों में जब तूफान आता है, तूफान
के साथ जब जो है तूफान के साथ जब गर्म हवाएं आती हैं, तब जो समुद्री जो लहरें होती हैं उनका जो गति होता है वो जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे कि उससे जो है सुनामी तो आपने सुना होगा। सुनामी जो है महासागरों में जो कि सुनामी आ जाता है। तो इस प्रकार जो है महासागरीय जो तरंगे होती हैं, इन्हीं की वजह से जो है सुनामी आता है। जैसे कि 2004 में, दिसंबर 2004 में जो है पृथ्वी के जो है समुद्री तट पर जो है सुनामी की लहर आई थी, जो कि आज तक की सबसे खतरनाक सुनामी थी, जो कि बहुत अधिक हानि पहुंचाई भारत के जो है जो दक्षिणी राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ये सब जो हैं इनमें जो है भारी हानि पहुंची। जो तटों से संबंधित जो घर थे, वो सब जो है वो सब पानी में तब्दील हो गए, डूब गए। इसी सुनामी की वजह से जो अंडमान निकोबार द्वीप का जो इंदिरा पॉइंट है, वो भी जो है डूब चुका है, जो कि उसी सुनामी के आने की वजह से जो है इंदिरा पॉइंट डूब चुका है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप का जो है एक बिंदु था। तो भारत पे जो है ऐसी खतरनाक जो सुनामियाँ हैं, जो कि महासागरीय तरंगों के जो है अधिक गतिमान होने से ये जो सुनामी होती है वो आती है, जो कि आसपास के जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनको डुबो देती है। और महासागरीय तरंगों में आता है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है? तो जो ज्वार भाटा है, तो जो ज्वार है, ज्वार भाटा उसे कहते हैं, मतलब अगर दिन में 2 बार जो है नियम से दिन में 2 बार तरंगों का उठना और गिरना, तरंगें जब उठती हैं गिरती हैं तो उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। मतलब इसका जो डेफिनेशन है वो तरंगों से मिलता जुलता है, लेकिन जो तरंगों में है उसकी जो धाराएं होती हैं वो लगातार गिरती और उठती रहती हैं, जबकि ज्वार भाटा जो है दिन में 2 बार होता है। ज्वार भाटा की जो प्रक्रिया है और जो है जिससे कि महासागरीय जो प्रकृति होती है वो काफ़ी उसमें जो है अस्पष्टता आ जाती है। और तरंगों का जो है तेज़ी से उठकर आना और तटों को डुबो देना, मतलब तट पर आ जाना, उसको हम ज्वार कहते हैं। और जब तरंगे जो है वापस चली जाती हैं तो हम उसको भाटा कहते हैं। तो इस प्रकार जो है इस प्रक्रिया को हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा है जो पृथ्वी है, नहीं, जो सूर्य और चंद्रमा है, इनमें जो है जो गुरुत्वाकर्षण होता है, इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर जो ज्वार भाटा आता है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही। क्योंकि जो पृथ्वी का जो जल होता है जब चंद्रमा के निकट होता है, चंद्रमा के पास होता है, तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उस जल को अपने अंदर जो है अभिकर्षित कर लेता है, आकर्षण कर लेता है, जिसके कारण उच्च ज्वार उत्पन्न हो जाता है। और
जब पूर्णिमा और अमावस्या का जो समय होता है, उसमें सूर्य, चंद्रमा और जो पृथ्वी होता है, तीनों एक सीध में होते हैं। और जब ये तीनों एक सीध में होते हैं, उस समय जो उच्च ज्वार आता है, तो इसमें जो है उच्च ज्वार देखा जाता है जब तीनों जो है एक सीध में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। जो कि ऐसा जो घटना होता है वो मोस्टली लगभग अमावस्या के दिन देखा जाता है। और जो उच्च ज्वार होता है, उस उच्च ज्वार में जो है नौवाहन जो होता है, उसको करना सही रहता है। और जो मछली पकड़ा जाता है वो उच्च ज्वार में ही पकड़ा जाता है, क्योंकि जो उच्च ज्वार होता है इसके दौरान जो मछलियाँ होती हैं वो जो है तटों के निकट आ जाती हैं। तटों के निकट आने से उनको पकड़ना आसान हो जाता है। और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ जब उच्च ज्वार आता है तब जो है विद्युत उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसको किया जाता है। तो उच्च ज्वार होना आने पर जो है मछलियाँ जो होती है, मछलियाँ पकड़ना मछुआरों के लिए आसान हो जाता है। अब जो है महासागरीय धाराएं क्या है? तो जो महासागरीय धाराएं हैं, ये महासागरीय धाराएं जो महासागरों की जो धारा होती है वो जो है महासागरीय धारा जो है नियमित रूप से जो है जो महासागरीय सतह होता है उस पर बहता रहता है। उसमें जो है कोई उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अपनी दिशा में जो है वो बहता रहता है। और जो महासागरीय धाराएं होती हैं, इनका जो प्रकृति होता है, ये जो है गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। और जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो ज़्यादातर जो है भूमध्य रेखा के निकट जो होता है वहाँ गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। और ये जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं। जैसे कि जो लेब्राडोर महासागरीय धारा है, ये ठंड जलधारा है। उसी प्रकार गल्फ स्ट्रीम जो है ये जो है गर्म महाधारा है, गर्म धारा है। तो इस प्रकार जो है पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर ठंडी और गर्म जलधाराएं पाई जाती हैं। और जब ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो वो जो क्षेत्र होता है वो वहाँ जो है जब ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं तो वहाँ पर विश्व का सबसे जो है अधिक मत्स्य वाला क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर सबसे अधिक मछलियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि ऐसी जो स्थिति होती है उत्तर अमेरिका के तटों पर और जापान में जो है ऐसे जो तट होते हैं वहाँ पर देखा जाता है। तो इस प्रकार गर्म और ठंडी जब जलधाराएं मिलती हैं तो उसमें जो है मत्स्य, उस क्षेत्र को मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जो है अब ये जल वाला जो चैप्टर है वो समाप्त होता है और दूसरा चैप्टर जिसका जो है
जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव जो है इसमें जो है वनों के बारे में बताया गया है। जो प्राकृतिक वनस्पति है इसको जो है 3 प्रमुख जो है श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि पहला है वन। जो वन होता है जैसे कि जो वन होते हैं ये उपयुक्त तापमान और वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है वन उगते हैं और ये जो है वहाँ पर सघन और खुले वन भी विकसित होते हैं, दोनों प्रकार के वन। दूसरा है वनस्पति। दूसरा है वनस्पति में जैसे घास स्थल। जो घास स्थल है ये निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है उगते हैं। तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं ये जो है जहाँ वर्षा नहीं होती है, जैसे बहुत कम वर्षा होती है, शुष्क क्षेत्रों में जो है ऐसी जो वनस्पतियाँ होती हैं, कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ उगती हैं। और इस प्रकार जो है अलग अलग जगहों पर जो ऐसी प्रकृति देखी जाती है इसका यही है कि इससे जो है जलवायु में परिवर्तन, जब जलवायु में परिवर्तन होता है तो हमें पृथ्वी पर ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग की स्थितियों में ऐसी जो है प्राकृतिक जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जो कांटेदार वन होते हैं ये भारत में ही, जैसे कि जो भारत में जो राजस्थान राज्य है यहाँ पर ऐसे जो वन होते हैं वो देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है ज़्यादातर रेतीला है और यहाँ पर ऐसे कांटेदार झाड़ियाँ, सांप, छिपकली और इस प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं जो कि सूखे क्षेत्रों में जीवित रह पाते हैं। ऊँट और ये ऐसे जो क्षेत्र जो वनस्पति और पक्षी हैं वो देखने को मिलते हैं। और वन में जो वन होता है इनको जो है इनको भी कई भागों में बांटा जाता है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है ऐसे वन जो है हमें भूमध्य रेखा पर देखने को मिलते हैं क्योंकि ये जो वन होते हैं बहुत घने होते हैं और ये जो है ये जो वन होते हैं जहाँ गर्मी होती है, थोड़ा जहाँ का जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा गर्म होता है और थोड़ा गर्म होता है और जहाँ जो है अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर जो हमें ये उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जहाँ थोड़ी गर्मी होती है और बहुत अधिक वर्षा होती है। और यहाँ का जो मौसम होता है वह कभी भी शुष्क नहीं होता है। तो यहाँ का मौसम शुष्क नहीं होने की वजह से यहाँ की जो वनों की जो पत्तियाँ होती हैं वो जो है कभी गिरती नहीं हैं, मतलब से पूरी तरह से झड़ती नहीं हैं, मतलब कुछ न कुछ पत्तियाँ तो रहते ही हैं। तो इसीलिए हम इन्हें सदाबहार वन कहते हैं क्योंकि ये जो है हर समय जो है इनमें हरियाली रहता है। और इनका जो वन की जो सघनता होती है इतनी अधिक होती है कि दिन के समय जो है इनमें सूर्य की किरणें तक नहीं पहुंच पाती हैं, इतना जो है ये सघन वन होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो वन होते हैं ये जो है हर प्रकार के होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। तो इस प्रकार जो है वनों की इस सघनता के कारण जो है इसमें जो है दिन के समय सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती हैं। और जैसे कि इनमें वृक्षों की जो प्रजातियां होती हैं वो रोजवुड, आबनूस और महोगनी,
ये सब जो वनस्पतियाँ हैं इन वनों में देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार का जो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होता है, ये हमें अमेजन के वनों में देखने को मिलता है, जो कि ब्राज़ील में है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील जो है, वहाँ पर जो अमेजन वन है, वहाँ पर हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ही देखने को मिलते हैं, जो कि इतने घने होते हैं कि उनमें सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती थी। इसलिए जो है वहाँ पर जो है पृथ्वी को 20% जो ऑक्सीजन होता है उस वन से मिलता है, क्योंकि वहाँ जो पेड़ होते हैं बहुत अधिक ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि वही हर वक्त हरियाली रहती है उसमें। और वहाँ पे तरह तरह की जो प्रजातियाँ होती हैं वो भी पाई जाती हैं। हर तरह के जो जीव जंतु होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत ऐसे प्रजातियाँ हैं जिनकी अभी तक खोज भी नहीं हुई है, तो वहाँ पर जो है जाने पर हमें नए नए प्रकार की जो है प्रजातियों को देखा जाता है, पहचाना जाता है। इसी प्रकार जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है, तो ये जो वन होता है इसको हम मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि जो है ये जो क्षेत्र होते हैं इनके मौसम में जो परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र में इन वनों की जो पत्तियां होती हैं वह झड़ जाती हैं और झड़ जाती हैं, और जैसे ही मानसूनी जब मौसम आता है तो वापस से पत्तियां जो है वापस आ जाती हैं। तो इस प्रकार इन्हीं को हम पर्णपाती वन कहते हैं, क्योंकि हर समय ये जो है पर्णहरित नहीं रहती हैं। जैसे कि इन वनों में सागवन, साल, शीशम, इस प्रकार के जो वन होते हैं जो कि कंटीले होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, वो देखने को मिलती हैं। और इनके जो लकड़ियाँ होती हैं उससे फर्नीचर, यातायात और जो है उपयोग की जो चीज़ें होती हैं उसको निर्माण में जो है इन पेड़ों की जो है इन पेड़ों को लाया जाता है, इन वनों को लाया जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत उपयोगी होती हैं। और इनमें जो जानवरों की बात करें तो शेर, हाथी, बंदर, इस प्रकार के जो जानवर होते हैं इन वनों में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में देखने को मिलते हैं। और जो वन का अगला प्रकार है उसको हम शीतोष्ण सदाबहार वन कहते हैं, क्योंकि शीतोष्ण सदाबहार वन जो है जो मध्य अक्षांश है पृथ्वी के, उसके तटीय भाग होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। ज़्यादातर इस प्रकार के जो वन होते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन जो होते हैं, ज़्यादातर शीतोष्ण सदाबहार वन जो है ज़्यादातर हमें जो है महासागरीय तटों पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, ब्राज़ील। यहाँ पर जो है बांज, चीड़, यूकेलिप्टस, इस प्रकार के जो मुलायम वृक्षों वाले जो पेड़ होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और वन का जो अगला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इस प्रकार का जो वन होता है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये जो है शुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसे कि अफ्रीका, भारत में ही राजस्थान जैसे राज्य। तो यहाँ हमें इस प्रकार के कांटेदार वन, कंडीले वन दिखते हैं, क्योंकि ये जो है झाड़ियों के समान होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और लेकिन जो है बहुत घने भी होते हैं। और ऐसे जो वृक्ष होते हैं ये ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो जब हम शुष्क क्षेत्र जैसे कि रेगिस्तान वाले एरिया में जाते हैं, वहाँ पर हमें ऐसे कांटेदार वन, कांटेदार झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर जंतुओं की बात करें तो छिपकली, सांप,
ऐसे जो जानवर हैं, ऊँट, भेड़िए देखने को मिलते हैं।